नमस्कार, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मैट्रिक परीक्षा बोर्ड 2023 के लिए साइंस का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साइंस के हम क्या करेंगे, साइंस के आज हम 50 प्रश्न पढ़ेंगे जो बहुत ही उपयोगी होता है और परीक्षा में हर साल एग्जामों में आते हैं। आप सभी को इस तरह से प्रश्न पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम 50 प्रश्न देखेंगे, जिसमें से हमारा पहला प्रश्न है विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? देखिए, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। 4 ऑप्शन दिया गया है, एम्पियर है, वोल्ट है, ओम है और वाट है। इसमें से क्या होगा, तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, 6 या 14। देखिए, उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो होता है 7। यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि विलयन को पहचानने के लिए कौन सा उदासीन होगा, कौन अम्लीय होगा, तो आप लोगों को मालूम है ये 0 से 14 तक होती है। अब बीच में क्या होता है, तो 7 होता है। 0 से 14 तक होती है और बीच में होता है 7। 7 से इधर जितने कम आएंगे, जितने कम, वो सभी क्या होगा, तो अम्लीय होगा, यानी एसिड होगा। और 7 से इधर जितना आएगा वो क्या होगा, भस्म होगा, यानी क्षारीय होगा। तो आप देख सकते हैं कि 7 जो है तो क्या है, तो उदासीन है। 7 के इधर जितने आएंगे सभी अम्लीय, 7 के इधर यानी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक जाएगा सभी भस्मीय होंगे, यानी वो क्षार भी कहलाते हैं। तो इसलिए उदासीन विलयन का जो पीएच मान होगा कितना होगा, तो 7 होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है पोटेशियम की परमाणु संख्या है। पोटेशियम की परमाणु संख्या है, ऑप्शन है 17, 18, 19 या 20। देखिए, पोटेशियम की जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 19। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। चौथा प्रश्न है श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? हम जो सांस लेते हैं उसके बाद जो फिर श्वसन हम छोड़ते हैं तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है? आप देख सकते हैं ऑप्शन है CO2, CO, N2 और O2। तो हम जो श्वसन के दौरान जो सांस छोड़ते हैं, यानी श्वसन के दौरान जो गैस निकलती है वो गैस होती है CO2, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा वो ए, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न 5 नंबर देखेंगे। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, ऑप्शन है मुकुलन, पुनर्जनन, विखंडन और बीजाणु जनन। तो देखिए, हाइड्रा में जो जनन की विधि होती है, हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन की जो विधि होती है वो होती है मुकुलन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को मालूम भी होगा, पढ़े भी होंगे लोग। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर ए। अगला प्रश्न है 6 नंबर जनन संचारित रोग है। जनन संचारित रोग है, तो यहाँ पर देखिए जनन संचारित तो सिफिलिस भी है, सिफिलिस और एड्स, गोनोरिया और इनमें से सभी। तो आपको बता दें कि जनन संचारित रोग जो है इनमें से सभी है, क्योंकि सभी में ये जनन संचारित रोग होती है। एड्स भी होता है, गोनोरिया भी होता है, सिफिलिस होती है। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर प्रश्न है मोटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? जो मटर होता है वो अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है मेंडल, डार्विन, लेमार्क और खुराना। ऑप्शन नंबर ए मेंडल ने मटर के पौधों के लिए अपना पौधा का चुनाव किया था। 8वां प्रश्न है किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? क्या आप लोग पता है? जल्दी से पता है तो कॉमेंट में जल्दी बताइए। देखिए, यहाँ पर है क्या चीज़, तो समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर और पूछ दे किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। 9वां प्रश्न है सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, यानी हम जो अपनी आँखों से जो सही साफ साफ देख सकते हैं कम से कम दूरी वो कितनी होती है? ये हमारा जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, क्या तो होगा ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर।
यहाँ पे गड़बड़ा जाते हैं। लो देखिए 25 मीटर भी लिखा गया है, 25 सेंटीमीटर भी लिखा गया है, तो ये सब ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन जो हमारा होगा वो 25 मीटर राइट आंसर होगा। 10वां प्रश्न है दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो आर यहाँ पर लिखा दे, फोकस दूरी एफ होती है, लिखा भी गया है। और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि क्या संबंध होता है, जल्दी से बताइए लो। इसके देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो हमारा बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। 11वां प्रश्न किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। देखिए समतल दर्पण आप लोगों को मालूम होगा, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बराबर बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब बराबर बनता है, अवतल दर्पण में बड़ा बनता है, उत्तल दर्पण में छोटा बनता है। ये हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अवतल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। 12वां प्रश्न है विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का मात्रक, तो विभवांतर का मात्रक क्या होगा, तो विभवांतर का मात्रक होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वोल्ट होता है, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। कौन से लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। देखिए उत्तल लेंस अवतल लेंस है, अवतल और उत्तल दोनों है, इनमें से कोई नहीं, तो देखिए दो ही लेंस है, अवतल और उत्तल, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा सही आंसर होगा। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं, बिल्कुल सही, आप लोग को याद भी होगा, उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है। यानी जो प्रकाश निकलता है उसमें से प्रथम वर्ण यानी रंग जो होता है कौन कौन से होते हैं, तो इसमें से जो देखिए लाल रंग भी होता है, लाल रंग भी होता है, नीला भी होता है और हरा भी होता है। तो जब सभी होता है तो इसमें से क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही है। प्राथमिक का प्रकाश का प्राथमिक वर्ण होता है वो लाल, हरा और नीला सभी होता है। 15वां प्रश्न है 1 HP, 1 HP बराबर कितना होता है। 1 HP मतलब हो गया हर्स पावर, हर्स पावर यानी अश्व शक्ति, तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा 746 वाट। 16वां प्रश्न है एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है, तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो ऑप्शन आप लोग सामने शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा जो एम्पियर घंटा मात्रक होता है वो होता है आवेश का, ठीक है। बाकी ये सब ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। 17वां प्रश्न है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का जो पाचन है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो हमारे शरीर में भाजन ऑप्शन है उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। तो हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन है वो एक उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। 18वां प्रश्न है कली चूना पर जब जल डाला जाता है। कली चूना पर जब जल डाला जाएगा तो कौन सी अभिक्रिया उसमें होगी। देखिए कली चूना पर जब हम जल डालते हैं तो क्या होती है, ऑप्शन आपके सामने है, ए ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी यानी विस्फोट होता है, इनमें से कोई नहीं होता है, तो हमारे जो आंसर होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। काली चूना पर जब हम जल डालते हैं तो उसमें से ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया होती है। हमारा 19वां प्रश्न है निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। यानी 4 ऑप्शन दिए हैं CU, HG, AG और AU, इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो सबसे अधिक क्रियाशील होता है। देखिए इनमें से सबसे अधिक क्रियाशील जो तत्व है वो कॉपर होती है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही। 20वां प्रश्न है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण जो कहलाते हैं वो क्या होता है, तो साबुन। ऑप्शन नंबर हमारा ये जो होगा वो बिल्कुल आंसर राइट है। अगला प्रश्न है 21 नंबर आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की परमाणु त्रिज्या घटती है। 21वां प्रश्न है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या जो है क्या होती है। ऑप्शन आपके सामने घटती है, बी है, पहले घटती है और पुनः बढ़ती है और अपरिवर्तित रहती है। चौथा है बढ़ती है। तो देखिए आवर्त सारणी जो है, आवर्त सारणी में हम किसी आवर्त में बाएं से जब दाएं जाते हैं तो उनकी जो परमाणु की त्रिज्या होती है वो क्या होती है, घटती है। और ये हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है
ऑप्शन नंबर ए, परमाणु त्रिज्या उसकी घटती है। हमारा 22वां प्रश्न है, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन, तो सिलिकॉन देखिए ऑप्शन ए, धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन जो है एक उप धातु है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा होगा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? इनमें से कौन ऐसा तत्व है जो विद्युत धनात्मक है? देखिए सोडियम जो होती है विद्युत धनात्मक तत्व होती है। सोडियम ऑप्शन नंबर कितना पे है? तो सी में है। ऑप्शन नंबर सी, यानी सोडियम होता है विद्युत धनात्मक तत्व है। बाकी जितना है सभी क्या है? ऋणात्मक है। इन सभी के आगे जो होगा वो सभी में माइनस चिन्ह लगेगा। 23वां हो गया हमारा। 24वां प्रश्न है, टिहरी बांध किस प्रदेश में, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो टिहरी बांध का निर्माण जो किया गया है वो उत्तराखंड में किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे 25 नंबर, क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट किसका है? अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर ए, तांबा, लोहा, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम। देखिए क्रायोलाइट जो अयस्क है किसका अयस्क होता है? तो वो तांबा एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल आंसर सही है। एल्यूमिनियम जो है क्रायोलाइट अयस्क है। 26वां प्रश्न है, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? कौन सी ऐसी धातु है जिसको केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? तो हमारा सोडियम जो है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। तो सोडियम किस नंबर पर है? तो ऑप्शन नंबर बी ये जो होगा हमारा राइट आंसर सोडियम। 27वां प्रश्न है 27 नंबर, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? मानव वृक्क जो हमारा शरीर का एक हिस्सा है वो किस चीज़ का हिस्सा है, यानी क्या वो कार्य करता है? पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है या परिवहन है? तो वृक्क जो होता है, वृक्क वो क्या करता है? तो उत्सर्जन का कार्य करता है हमारे शरीरों में। अगला प्रश्न है 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो देखिए उल्टी एक क्या होती है? तो अनैच्छिक क्रिया होती है। लार टपकना यानी लार निकलना वो भी एक अनैच्छिक क्रिया है। दिल की धड़कन भी अनैच्छिक क्रिया है। चबाना जो है वो अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अब आप लोग को मालूम नहीं है कि अनैच्छिक ऐच्छिक क्या होता है? तो ऐच्छिक होता है जो हम अपने आप अपने से करें, जैसे हम खाना, बोलना, रोना ये सब हम अपने से करते हैं। और जैसे यहाँ पर है उल्टी आना, लार टपकना, दिल का धड़कन, श्वसन, ये सब अनैच्छिक है। जो हम अपने आप नहीं कर सकते हैं वो अपने आप होते रहती है। जो हम नहीं कर सकेंगे उसको अनैच्छिक बोलेंगे और जो हम खुद कर सकते हैं उसको ऐच्छिक बोलते हैं। तो ये क्या है कि कौन सी कह रहा है कि इसमें कौन सी इनमें से कौन सी ऐसी क्रिया है जो अनैच्छिक नहीं है? तो चबाना है वो अनैच्छिक नहीं है, वो आप अपने आप करते हैं। 29वां हमारा प्रश्न है कि मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? मानव में गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? अलग अलग प्रश्न आता है। देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 270, यानी ऑप्शन नंबर ए 270 बिल्कुल आंसर सही है। अगला प्रश्न देखेंगे 30 नंबर, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित में किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो होती है वो ईस्ट में होती है। ऑप्शन नंबर ए। 31वां प्रश्न है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, यानी हृदय से हमारे रक्त को पूरे शरीरों में भेजा जाता है। तो किसके द्वारा भेजा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, अलिंदों के द्वारा। यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। 32 नंबर प्रश्न है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? पुष्प का सबसे बाहरी भाग जो होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए पुष्प के बाहरी भाग को हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। बाह्य दलपुंज ऑप्शन नंबर किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए ही है और बिल्कुल राइट आंसर है। पुष्प का बाहरी भाग बाह्य दलपुंज कहलाता है। नंबर 33 नंबर प्रश्न है, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो एंटीबॉडी जो होता है हमारा बी होता है। तो बी नंबर कितना, कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर सी ये हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न लिखेंगे 34 नंबर देखेंगे कि पादप वृद्धि हार्मोन है। पादप वृद्धि हार्मोन है, वृद्धि में पौधों में वृद्धि कौन कहलाता है? तो जिब्रेलिन। ऑप्शन नंबर ये जो होगा एक हार्मोन है जो पौधों में वृद्धि कराता है। 35वां प्रश्न है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी। 36वां प्रश्न है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है। तो देखिए ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण होता है हाइपर टेंशन, ज़्यादा सोचना,
ज़्यादा कुछ बातों को दिमाग पे लेके घूमना क्या होता है, हाइपरटेंशन कहलाता है और ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण बनता है। ऑप्शन नंबर सी। 37वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। हम जो श्वसन तंत्र है उससे कौन सी बीमारी होती है, तो होती है टीबी। टीबी यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो श्वसन तंत्र के द्वारा बीमारी होती है, टीबी। 38वां प्रश्न है, फार्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है। फार्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम जो होता है वो मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। 39वां प्रश्न है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है। सौर सेल जो बनता है सोलर, उसमें किसका उपयोग होता है, तो सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर प्रश्न है, -CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। -CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो होता है एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर ए। 41वां प्रश्न है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो यहाँ पर दर्पण लिखा हुआ है। देखिए समतल दर्पण भी है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, और यहाँ पर लेंस। तो लेंस तो होगा नहीं क्योंकि लेंस गाड़ी में लगा नहीं रहता है। तो क्या होगा, तो देखिए समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, हम किसी पीछे चालक के सामने जो दर्पण लगे रहते हैं पीछे देखने के लिए, वो कौन सा होता है, तो उत्तल दर्पण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है। 42 है, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र होता है। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र जो होता है वो P4 होता है, ऑप्शन नंबर डी। 43वां प्रश्न है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो देखिए कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6। इसकी संयोजकता निकालेंगे तो 2 और 4, इलेक्ट्रॉनिक हो गया। जो लास्ट में बचता है उसकी संयोजकता होती है। हम 6 को क्या किए हैं, तो 2 और 4 लिख दिए, 2 4 6 होगा। जो लास्ट में बचता है उसकी संयोजकता होती है, तो कार्बन की संयोजकता हो जाएगी वो 4 होगी, ऑप्शन नंबर बी। 44 प्रश्न है, प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्राकृतिक में ऊर्जा का सबसे ज़्यादा स्रोत कौन होता है, तो कोयला तो होता नहीं है। सूर्य देखें अभी भी दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, सूर्य जो होता है वो प्रकृति का सबसे बड़ा स्रोत है और मुख्य स्रोत है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 45वां प्रश्न है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, देखिए तो पौधों में जो जनन अंग होती है वो पुष्प में पाई जाती है, जो फूल होते हैं उसमें होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी पुष्प में। 46वां प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। दाढ़ी जो बनाया जाता है वहाँ पर सामने जो दर्पण लगा रहता है वो कौन सी दर्पण होती है। देखिए समतल दर्पण में क्या होता है, तो बड़ा प्रतिबिंब बनते हैं। समतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है, बराबर, और उत्तल दर्पण में छोटा बनता है, आप लोगों को पता भी है। और अवतल दर्पण में जो बनता है वो बड़ा बनता है। इसलिए इसका क्या होता है, अवतल दर्पण का इसका आंसर सही होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनेगी ना, हमारा चेहरा बड़ा दिखाई देगा। इसलिए दाढ़ी बनाने वाले क्या करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। 47वां प्रश्न है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यानी 2 होते हैं। कौन कौन से, तो आप लोग को याद होगा, नहीं याद होगा तो फिर से उसको भी पढ़ा दिया जाएगा। 48वां प्रश्न है, मोटर चालक के सामने यानी साइड मिरर के रूप में, मोटर चालक के सामने साइड मिरर के रूप में लगा होता है। तो अभी बताए थे मोटर चालक के सामने साइड मिरर पीछे देखने के लिए कौन सा उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी। और क्यों होता है, तो उसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी बड़ी बड़ी गाड़ी जो होंगे वो छोटे दर्पण में दिखाई आसानी से दे देंगे। 39वां प्रश्न है, सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। देखिए सोलर कुकर में जो व्यवहार किया जाता है वो अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी का उपयोग किया जाता है, यानी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। 50वां प्रश्न है और हमारा लास्ट प्रश्न है, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का जो प्रवर्तक सतह होता है वो भी अवतल ही होता है। ठीक है, ये हमारा 50 प्रश्न हुआ, वो पूरा 50 का 50 हम प्रश्न बता दिए आप लोग को। आप लोग खुद से इसको ट्राई करें, वीडियो को देख कर एक बार पूरा वीडियो देख ले, उसके बाद अपने से इसका आंसर दे, क्या इसका आंसर होगा। वीडियो को रोक रोक कर आपका कितना आंसर मार्क्स आ रहा है। तो हम 50 का 50 प्रश्न करा दिए हैं। आप लोग को कितना बना है, आप लोग कितना मालूम था, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक और शेयर भी करें। अगले वीडियो में और भी हम ऐसे ऐसे प्रश्न लेते आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।